अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम बैक अगेन। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा? दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, एक है आयोनाइजेशन और दूसरा हमारे पास एनर्जी। आयोनाइजेशन आयंस से निकला है। आयंस का मतलब होता है कि जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे यही देखना है कि एटम को इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अच्छा, मैं यहाँ ना एक फ़र्ज़ी ड्रा करता हूँ मिसाल के तौर पर बेटा, हमारे पास ये एक एटम है, उसका ये पहला शेल है, ये हम लोगों ने उसका दूसरा शेल ड्रा किया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा। अब यहाँ पर मैं तीसरा ड्रा करता हूँ। तो अब ये एटम का जो आखिरी शेल है बेटा, और ये एटम है भी अकेला, आइसोलेटेड एटम है। तो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ना बेटा, आपके पास इसको जितनी एनर्जी दूंगा वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब किसी भी अकेले या आइसोलेटेड गैशियस एटम में के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर ना दो वर्ड मैंने लिखे हैं। एक है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कि एटम हमेशा एटॉमिक हालत में होना चाहिए, मालिक्यूलर में नहीं होना चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए। और दूसरा गैशियस स्टेट में होगा, तब ही जाके उसके वैलेंस शेल में से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो वो कहता है कि एनर्जी की वो थोड़ी सी मिकदार जो एक अकेले गैशियस स्टेट के अंदर मौजूद एटम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम लोग किसका नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। आगे बेटा, इसका यूनिट चूँकि एनर्जी है, एनर्जी आपको पता है किलो जॉल पर मोल्स के अंदर मेजर करते हैं। रिप्रेजेंटेशन आयोनाइजेशन एनर्जी की एब्रीविएशन है आई के साथ। उसके बाद एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सोडियम एटम की मैंने मिसाल ड्रा की है। वो कहता है कि सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो कितनी है? 496 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है, वो तो सोडियम था तो उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स था। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसके तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम की बात करते हैं, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे ना हम आयोनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड। थर्ड मैंने लिखी नहीं है, हम फर्स्ट और सेकंड के लिहाज से एक्सप्लेन कर लेंगे। वो कहता है कि जब ये मैग्नीशियम का एटम मैंने ड्रा किया, वो कहता है एनर्जी की वो मिकदार जो मैग्नीशियम एटम या किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए चाहिए होती है, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और उसी एटम में से अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी जर्नल से मिसाल है कि क्लास में टीचर अगर पहले बच्चे को बाहर निकालता है तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे को निकालता है तो वो क्या कहलाएगी? सेकंड। अगर तीसरे को निकालता है तो वो क्या कहलाएगी? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैंने मैग्नीशियम की ही बेटा नीचे मिसाल दी है कि उसके वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए 738, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितनी चाहिए बेटा? 1450 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, इस टॉपिक में से ना ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि ये बोर्ड में हर साल आने वाला है। तो शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? अभी मैंने एग्जांपल दी है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है बेटा? ज़्यादा है। तो यही शॉर्ट क्वेश्चन है। क्यों? वो कहता है वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द फर्स्ट वन। इसका आंसर बेटा बहुत ही आसान है। आसान आंसर को ज़रा और अच्छे अंदाज में लेके चलते हैं। वो कहता है कि जब हम किसी भी वैलेंस शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ना बेटा, मिसाल के तौर पे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और अभी हमने आयोनिक रेडियस के अंदर ये चीज़ देखी थी कि कैटोनिक या पॉजिटिव वाले का जो हमारे पास साइज होता है वो उसके पेरेंटल एटम से क्या होता है? थोड़ा होता है। अब साइज कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस की बेटा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए बढ़ चुकी हैं। तो इसका मतलब अब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो अगर इसको फिजिकल एग्जांपल में देखा जाए, अगर एक टीचर की क्लास में से एक स्टूडेंट भाग जाता है
तो अब टीचर्स की बाकी रहने वाले स्टूडेंट पे जो होल्ड है या ग्रिप है वो पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ना अगर एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा ना, तो एक तो उसका साइज़, असल में केमिस्ट्री यही कहती है कि उसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया होगा, क्योंकि अभी आयोनिक रेडियस में मैंने आपको ये सिखाया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो उसका साइज़ उसके पेरेंटल एटम से डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब Mg+1 का साइज़ थोड़ा होगा Mg की निस्बत। अब जब इसका साइज थोड़ा हो चुका है, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्सेस अब ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो यही वजह है मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, एंड दैट इज़ वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन आयोनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा बेटा इस चैप्टर का पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा हमें बस ये फैक्टर्स के नाम याद करने, ये इस साल भी बोर्ड के अंदर आया है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर है एटॉमिक रेडियस, दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, तीसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और फोर्थ वन है हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा यहाँ ना हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में जस्ट नाम ही रिक्वायर्ड हैं, लेकिन साथ में मैंने जो चीज़ें लिखी हैं ना वो एंट्री टेस्ट के लिए कि या ट्रेंड को समझने के लिए, और वो कौन सी है कि एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इफेक्ट न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स को ये एंट्री टेस्ट का एमसीक्यूज है बेटा। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये साइज़ पे ही बुनियाद कर रहा है। कैसे बेटा, एस ऑर्बिटल्स के अंदर में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है साइज़ में, तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पी में उससे कम एनर्जी चाहिए, डी में उससे कम चाहिए। जब एफ में इलेक्ट्रॉन्स होगा तो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ है। बोर्ड में जस्ट आपको बेटा नाम ही लिखने हैं फैक्टर्स के। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा ट्रेंड को ज़रा देखते हैं कि ट्रेंड अब इन फैक्टर्स पे मुनहसर है कि पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने से साइज़ जो एटम्स का होता है वो डिक्रीज़ होता है। जब साइज़ डिक्रीज़ होता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा मैंने जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज के लिहाज से लिखा है, तो लेफ़्ट से राइट बेटा जाते हैं तो मैंने एटॉमिक रेडियस में आपको पढ़ाया था कि पहले मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था, 3 प्रोटॉन थे, फिर 4 प्रोटॉन, फिर 5 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन्स ही न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। इसके बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एटम की बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि लेफ़्ट से राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है। उसके बाद बेटा आपके पास जो नेक्स्ट है, ये मैंने ट्रेंड इन ग्रुप्स हेडिंग नहीं दी है, मैंने पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि पेपर में बोर्ड में ये भी बहुत ज़्यादा आता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, वो कहता है कि ऊपर से जब नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने से बेटा प्रोटॉन्स की तादाद तो बढ़ती है, यही मैंने लिखा है, एटॉमिक नंबर्स बढ़ने का मतलब प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम क्यों होती है। अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो प्रोटॉन बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ऐसा क्यों होता है, इस ग्रुप्स के अंदर हमें ये सीखना है। देखो बेटा मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है, जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, प्रोटॉन्स की तादाद बिल्कुल बढ़ रही है, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने के साथ साथ बेटा उसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स, मतलब शेल्स की तादाद भी बढ़ रही है। स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो, और शेल्स बढ़ने की वजह से बेटा आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन बेटा जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं जस्ट प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन
जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं ना तो वो बढ़ते हैं, ना ही शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है। यही वजह है, वहाँ और ट्रेंड है और यहाँ पे क्या है बेटा, ऊपर से नीचे आने की वजह से और ट्रेंड को ये फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट विच रिजल्ट्स टू इजी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो ये भी काफ़ी हद तक बेटा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ जाते हैं। बेटा ये आप 9th में नहीं पढ़ी हैं, ये भी बता देता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वो पिछले शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बेटा। अच्छा, एप्लीकेशंस ना दो मैंने लिखी हैं आपकी बुक के अंदर जो लिखी हुई हैं, मैं इसको समझाता हूँ। पहली कि आयोनाइजेशन एनर्जी से हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब मैं आपको कोई 3 कंपाउंड देता हूँ, मैं कहता हूँ बताओ ये मेटल है ये नॉन मेटल है, आप उसको गैसियस हालत में उसको आयोनाइजेशन करवाएंगे। अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो मेटल होगा, अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी वो नॉन मेटल होगा, अगर उसकी इंटरमीडिएट होगी मतलब ना ज़्यादा है ना कम है तो वो क्या कहलाएगा, मेटलाइड्स कहलाएगा। अब मेटल्स की लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है, आपने 9th में पढ़ा है, बिकॉज मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना आसान होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अच्छा, दूसरा जो है ना ये बेटा एंट्री टेस्ट का एमसीक्यूज़ है, दूसरा उसका इस्तेमाल, और वो क्या है, वो कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना ये किसी भी एटम की वैलेंसी मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको समझाता हूँ, जो मैंने ये रेड में लिखा है ना इसको समझाने के लिए समझिएगा। वो कहते ये मैग्नीशियम की ही मिसाल है बेटा, यही एंट्री टेस्ट में आपको याद करनी होती है। अब वो अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम के अगर पहले वैलेंस शेल का जो पहला इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है और दूसरा निकालने के लिए मैंने कहा इतनी चाहिए होती है। अब इन दोनों का अगर बेटा एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं ना, एनर्जी डिफरेंस मतलब E2 माइनस E1, तो ये तकरीबन तकरीबन बराबर आता है, मतलब कि इस 738 का ये डबल डबल लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अब इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये निकालना है तो उसके लिए एनर्जी तकरीबन तकरीबन बेटा 7500 7500 तक हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब कि अब ये देखो E2 से E1 का गैप थोड़ा था लेकिन E3 से E2 का तो बहुत ज़्यादा गैप बन गया। वो कहता है जैसे ही एनर्जी में गैप ज़्यादा आ जाएगा तो उससे जो कम जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ आई हैं, चाहे 1 है 2 है 3 है, उतनी ही उस एटम की वैलेंसी होगी। मिसाल के तौर पे हमने 3 निकाली, हमें पता चल गया कि पहली दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है, गैप है, वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम कितनी वैल्यूज़ है, 1 और 2, क्योंकि तीसरी पे तो बहुत ज़्यादा आंसर आ गया। तो हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम के एटम में इलेक्ट्रॉन्स निकालने की जो एबिलिटी है वो कितनी है, 2 है। तो यही वजह होती है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 होती है। थैंक यू।